नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं एसआर टीवी भारत। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक जी की जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए और किसानों से माफ़ी मांगते हुए अपने तीनों जो काले कानून हैं उनको वापस लेने को कहा है कि जैसे ही जो सत्र है, जैसे ही सत्र शुरू होता है, जो शीतकालीन सत्र है, वैसे ही संसद में तीनों किसान कानून वापस लिए जाएंगे। और इसी के साथ आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के और नेता नवाब सिंह यादव जी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं तीनों किसान कानून के बारे में। सर, पहले सबसे तो आपका स्वागत है एसआर टीवी में। आप सर, जो आज तीनों किसान कानून जो वापस लिए गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम बधाई देना चाहेंगे उन किसानों को, उन किसान संगठनों को जिन्होंने अपनी लड़ाई बहुत अच्छे ढंग से लड़ी और सरकार के अभिमान को चूर कर दिया। सरकार घुटनों के बल आ गई और तीनों कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। इसलिए उन किसानों का संघर्ष, उनका जज्बा, हम उसे सलाम करते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। प्रधानमंत्री जी के मन में ये गलत कानून आ कैसे गए? इसके मतलब कहीं ना कहीं सोच आपकी ठीक नहीं थी किसानों के प्रति। आप पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। क्या आपने जब कानून लागू किए थे तो आपने इनकी व्याख्या नहीं समझी थी जी? आपने असर नहीं समझा था, इसका असर किसानों पे क्या पड़ेगा, किसको फायदा होगा? वो तो किसान लड़े, आप झुके। आपने देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप हरियाणा में चुनाव हार गए, उपचुनाव, आप हिमाचल में चुनाव हार गए, पंजाब में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। तब जाके ये सरकार की हताशा और निराशा, सरकार डर गई और किसानों के सामने सरकार ने सरेंडर कर दिया। प्रश्न इस बात का उठता है, एक वर्ष से किसान जो बैठे रहे वहां पर, उनका मानसिक शारीरिक शोषण हुआ, बीमार हुए, किसान कई खत्म हुए, हमारे रोड जाम रहे, हमारे देश को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की हत्या हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? सबकी ये हत्याएं, ये देश का नुकसान, लोगों का अपमान, कई बार लोगों पे लाठियां भी चली, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ हुआ वो मेरे वजह से हुआ? देश के सामने खड़े होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए, उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन परिवारों ने अपनों को खोया है। और देश हमारा है, कोई मरे, किसी का नुकसान हो, ये देश हमारा है, नुकसान हम सब का होता है जी। इसलिए ये सरकार ने सहज नहीं, ये किसानों ने जो खून पसीना बहाया, जो बलिदान दिया है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। उसी का परिणाम है और उनके बलिदान का परिणाम है जो सरकार झुकी है। और सरकार जो अभिमान था, सत्ता मद था, वो चूर हो गया है। और शायद लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूब यही पहचान है कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी तानाशाह सरकारें झुक जाती हैं जनता के सामने, और जो सरकार नहीं झुकती है वो तानाशाह अपनी कब्र का इंतजाम स्वयं करता है। आपका मानना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है?
निश्चित रूप से किसी ने कहा लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है, तो आज जनता की जीत हुई है। अभिमानी सरकार का घमंड टूटा है और उन्हें डरे भी हैं, घमंड भी टूटा है और डरे भी हैं। उन्हें लगा कि 2022 में और 2024 में ये जनता हमें उखाड़ कर फेंक देगी और इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। डर के ऐसे नहीं ले लिया है, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये तो कहते थे किसान है ही नहीं जी। ये तो किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज क्या हो गया? आज एकदम आपके दिल में कैसे किसानों के प्रति प्यार उमड़ पड़ा, कैसे उनकी हित की बात करने लगे। जब इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, डर गए, इन्हें सताने लगी कुर्सी की, अब हमारी कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। लेकिन किसान समझदार है। किसानों को मोदी जी ने परजीवी तक बोला, किसानों को आंदोलन जीवी कहा जी। कि कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता हम आज स्वतंत्र हैं, तो ऐसे लोगों की ही वजह से हम स्वतंत्र हैं। आंदोलन जीवी लोगों की वजह से स्वतंत्र हैं। आंदोलन अन्याय के खिलाफ किया जाता है और अन्याय के खिलाफ भी ये आंदोलन हुआ जिसमें लड़ाई हुई। उनसे अब ये पूछा जाए कि आंदोलन जीवी जो लोग थे, आज आप तो बड़ी बातें करते थे, आप कैसे इनके सामने झुक गए? ये भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ दो ही लोगों की वजह से देश चलता है, जय जवान जय किसान। एक देश का पेट भरता है, दूसरा देश की रक्षा करता है और उसी का बेटा होता है किसान। कोठी वालियों के बेटे नहीं है जो देश की सीमाओं पे खड़े हैं। वो -20 डिग्री में नहीं खड़े हो सकते, 56 डिग्री में नहीं खड़े हो सकते हैं, वो भी किसान के बेटे होते हैं। तो निश्चित रूप से जय जवान जय किसान, किसानों की जीत हुई है, हमें बड़ी खुशी है और घमंडियों का घमंड टूटा है। आज सुबह अमित शाह जी ने ये भी बोला कि अब की बार यूपी में 300 पार हमारी सरकार। 300 पार तो जनता ने उन्हें पहले ही दे दी थी। अब की बार 100 के पार होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको एक बार 300 पार दे चुकी है जनता और परिणाम भी देख चुकी है। 300 पार सीटें तो आपको दी, आपने क्या दिया? आपने नौजवान अगर आंदोलन कर रहा था, नौकरी मांग रहा था, तो आपने उसे लाठी दी। किसान परेशान था, उसने आत्महत्या की, आप उसे उचित मूल्य नहीं दे पाए। गायों के नाम पर आप आए थे, दुनिया में गाय दूध देती लेकिन हिंदुस्तान में वोट देती है। गायों की दुर्दशा हो गई, किसानों की भी दुर्दशा हो गई। इन पे तो गौ हत्या का मुकदमा होना चाहिए। गौशाला, कोई गौशाला ऐसी नहीं जिसमें 20-20 गायें न मरी हो। एक गाय मर जाती है तो तूफान आ जाता है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये कह रहे 300 पार, ये तो वक्त बताएगा कि तुम 100 के पार होते हो या 100 के अंदर रहते हो। अमित शाह का जो घमंड है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है और यहाँ मुद्दा एक बार चलता है। यहाँ की जनता को पागल एक बार बनाया जा सकता है, एक बार ठगा जा सकता है। हिंदुस्तान की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता आपको समझ चुकी है कि 2 करोड़ आपने कहाँ पे रोजगार दे दिए, आपने कहाँ पे 15 लाख रुपए दे दिए, और आप कहते हैं जिसे आप उपलब्धि मानते हैं कि मैं 5 किलो गेहूं दे रहा हूं। मैं देश का दुर्भाग्य यही मानता हूं कि 75 वर्ष बीत जाने के बाद 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। हम इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि हम अपना पेट भर लें। हम 5 किलो गेहूं के लिए 75 वर्ष बीत जाने के बाद लाइन में लगे हैं। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी एक उपलब्धि समझती है। और आप देखें, कहते गरीबों की सरकार। राशन कोटे पे शक्कर किसने बंद कर दी? चीनी जो मिलती थी, चीनी, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश को
आप बिजली 24 घंटा दे पा रहे हो? जो अमीर आदमी है उसके घर में तो इन्वर्टर है, जनरेटर है, सब कुछ है। लेकिन जब गांव में गरीब आदमी के यहाँ बिजली चली जाती है तो उसके सामने कुप्पी और लालटेन जलाने के अलावा कौन सा चारा था? आपने मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया, वो अंधेरे में रहता है, आज मोमबत्ती जला के रहता है। इन्हें गरीबों का कोई मतलब नहीं, चूंकि जाके पाए ना जाए बीमारी बोका जाने पीर पर आई। इन्होंने कभी गरीबत झेली होती, कभी गरीबों का दर्द समझा होता तो ध्यान माता केवल मंच पे गरीबों का दर्द ये बयां करते हैं। मंच के उतरने के बाद फिर आप देखिए, सूट देखिए, बूट देखिए, ठाठ देखिए, पूंजीपतियों से बात देखिए। ये पूंजीपतियों की सरकार है। सर हमारा एक सवाल और आपसे, आने वाली जो 2022 में अगर यूपी में सपा की सरकार बनती है तो क्या वादे हैं, क्या मेमोरेंडम है आपका? फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा लोगों को, फिर गांव गली झोपड़ी में पलने वाले लोग, बेचारे बच्चे जो जिन्होंने सपना का देखा उनका सपना पूरा होगा, लैपटॉप चलाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को धनराशि मिलेगी, समाजवादी पेंशन योजना लागू होगी, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनेंगे, तमाम चीजें हैं। जो अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। ये कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाए, आप चले गए शिलान्यास कर दिया उनका और लोकार्पण कर दिया, और कहते किसी नाम बदलने से, किसी के अपना बोर्ड लगा लेने से जनता भी माना। बहुत भोली है उत्तर प्रदेश की, लेकिन बेवकूफ थोड़ो है, समझदार तो है। जनता तो जानती है कि आपने 5 वर्षों में केवल पागल बनाने के अलावा और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के अलावा क्या किया। आपने एयर इंडिया को बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने प्लेटफार्म बेच दिए, आपने स्टेशनें बेच दी। आप सारे प्राइवेट सेक्टरों, जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी विभाग थे, आपने सारे सेक्टरों में प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग पर नौजवानों को रखा। प्राइवेट नौकरी करना गुलामी करना बराबर होता है। सिर्फ बेचने के अलावा इन्होंने क्या किया, क्या देश को दिया है? सब कुछ तो बेच डाला है। हिंदुस्तान आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। हम सब आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले जा रहे हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अगर ये सरकार बनी रही और जनता ना जागी तो निश्चित रूप से कुछ पूंजीपतियों के हम गुलाम होंगे।